नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे। और दोस्तों, आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास क्षेत्र की और विशेष रूप से चर्चा करेंगे दोस्तों एक ऐसे विषय पर जिस विषय को लेकर पूरे देश में मामला गर्म है। दोस्तों, अग्निपथ की हम बात कर रहे हैं, जिनको नरेंद्र मोदी की सरकार अग्निवीर बनाने की योजना कर रही है। और दोस्तों, भादरा आसपास से अगर शुरुआत करें खबरों की, तो मैं आज आपको बताऊं, माकपा को आज बड़ा झटका दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल के कार्यालय में अजीतपुरा के वो सभी माकपाई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जो कि अजीतपुरा कुरैशी परिवार से संबंधित थे। तो दोस्तों, इसको लेकर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ। और अजीतपुरा के कुरैशी परिवार जिसमें रजाक कुरैशी, शरीफ कुरैशी, अदरीस कुरैशी और खान मोहम्मद, मनियार मोहम्मद, अब्बास NRI, इसके अलावा याकूब कुरैशी आदि सभी दोस्तों संजीव बेनीवाल के सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी इन्होंने ग्रहण कर ली और माकपा से इस्तीफा दिया। इसके अलावा दोस्तों, राजनीतिक गतिविधियां भादरा क्षेत्र में लगातार बढ़ी हुई है। और आप देख भी सकते हैं जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन, किसानों का आंदोलन, फसल बीमा क्लेम को लेकर आंदोलन और तरह तरह के आंदोलन अभी भी, आज छठा दिन है, आज धरना लगा है, छठे दिन भी लगातार जारी है। और ये धरना लगा है हम भारत के लोग वैचारिक चेतना मंच है और भारतीय नागरिक सामाजिक बल के तहत ये धरना लगाया जा रहा है। और इनकी प्रमुख मांगे है दोस्तों, लगातार उपखंड कार्यालय के आगे धरना लगाकर बैठे और भादरा से एक ऐसे मंच की शुरुआत ये करना चाहते हैं जो कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जो खामियां हैं और देश में जिस प्रकार की अव्यवस्था है और माहौल जिस प्रकार का देश में बनता जा रहा है, उसको लेकर विभिन्न समस्याओं को ये मांग पत्र में रखते हुए जो है इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों, इसमें रोजगार गारंटी कानून बनाने की बात कही गई है, स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा और संविदा कर्मी, आंगनबाड़ी सहायिका, आशा सहयोगिनी, पंचायत सहायक, कुक कम हेल्पर और पैरा टीचर, CHA कोविड स्वास्थ्य सहायक को नियमित किया जाए की मांग भी है। और जब तक इनको नियमित ना हो तब तक 25,000 का मानदेय इनको दिया जाए, ये भी मांग है। और अनुबंधित आधारित सेना भर्ती नियम 2022 वापस लिया जाए। और इसके अलावा केंद्र व राज्यों के समस्त कर्मचारियों के लिए OPS लागू किया जाए और न्यूनतम मजदूरी जो है वो 700 रुपया की जाए प्रतिदिन। और MSP गारंटी कानून भी बनाने की मांग इसके तहत की गई है। और इसके अलावा दोस्तों, पेयजल, परिवहन, चिकित्सा सुविधा आम आदमी को सुलभ और प्रत्येक गांव में सार्वजनिक पुस्तकालय भी बनाया जाए। इसके अलावा 300 यूनिट फ्री बिजली प्रतिमाह और स्थायी शुल्क मुफ्त किया जाए। वृद्धावस्था, विधवा, निःशक्त जन जो पेंशन है 3,000 मासिक दे हो और उसके साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाए। और सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, महंगाई पर नियंत्रण और देश के वंचित राज्यों में उस राज्य की स्थानीय भाषा को मान्यता दी जाए। दोस्तों, ये मांगे बहुत शानदार मांगे हैं देश में। इन मांगों के साथ किसी भी आंदोलन को जो है सिरे चढ़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों, देखा ये जाता है कि जहां तक अगर कोई टीवी कैमरे के ऊपर किसी न्यूज चैनल के द्वारा जब इनके विचार लिए जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एजेंडा सरकार विरोधी है, किसी का भाजपा विरोधी है तो किसी का कांग्रेस विरोधी है। तो इस प्रकार से अलग अलग विचारों के लोग कैसे इस शानदार एजेंडे को आगे बढ़ा पाएंगे दोस्तों, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इसके अलावा अतिरिक्त स्थानीय मांगे भी इनके द्वारा रखी गई है। भाखड़ा नहर परियोजना, जिसमें सिद्धमुख, अमर सिंह ब्रांच, नोर फीडर, करनी ब्रांच, सादुल ब्रांच आदि रकबे के अनुपात में सिंचाई पानी समान रूप से प्रति एकड़ को दिया जाए। बाराबंदी रेगुलेशन नियमित रूप से स्थायी करे और राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो, नहरों से पानी चोरी रोकी जाए, इस पर अंकुश लगे और गर्मी के मौसम में समुचित पेयजल की आपूर्ति की जाए। इस प्रकार की मांगे भी है। और राज्य के सभी विभागों के सभी कर्मियों के लिए स्थायी स्थानांतरण नीति नियम बने, ये एक बहुत शानदार मांग है। और दोस्तों, ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटियों के दुरुस्तीकरण
को भी सुनिश्चित किया जाए, ये भी मांग है। और प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर महिला कॉलेज और कृषि कॉलेज हो एवं स्त्री रोग प्रसूता रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति भी हो। और रोड टैक्स लगने के बावजूद ये जो टोल टैक्स लग रहा है, इसकी लूट सरकार बंद करे। तो मांग बहुत शानदार है। धरना प्रदर्शन कब तक किस प्रकार सफलतापूर्वक जारी रहता है दोस्तों, देखने वाली बात है। लेकिन क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हुई है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों। कल रामगढ़ में मीनू बेनीवाल जो कि भामाशाह है दोस्तों, प्रचंड धन के स्वामी है और नेठराणा गांव रामगढ़ आदि इन गांवों में इनका अच्छा खासा प्रभाव है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि जिस प्रकार की तैयारियां मीनू बेनीवाल कर रहे हैं, वो एलनाबाद में चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन बादरा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित गांवों का दौरा कई बार यहां के नेताओं को असमंजस में डाल देता है कि मीनू बेनीवाल कहीं बादरा विधानसभा क्षेत्र से ताल ना ठोक दे। और कुल मिला के दोस्तों वो भाजपा के ज्यादा नजदीक है और कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेताओं के अच्छे खासे संपर्क में भी है और हरियाणा के मुख्यमंत्री तक के संपर्क में है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मीनू बेनीवाल बादरा की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं अगर वो यहाँ से ताल ठोकते हैं तो। अर्थात भाजपा की टिकट से संजीव बेनीवाल दोस्तों बहुत बड़ा चेहरा है और संजीव बेनीवाल इस वर्ष बहुत शानदार योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार की कवायद और राजनीतिक क्षेत्र में जारी है, उसको लेकर 2023 का चुनावी रण जो है वो बहुत रोचक और रोमांचक होने वाला है, इसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। इसको लेकर चर्चा भी है दोस्तों। एसपी सिंह जो कि पूर्व जिला कलेक्टर है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी किसी भी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने की बातें नहीं कह रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। और ज्यादातर उनका रुझान जो है वो भाजपा की टिकट के प्रति बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये भी देखने वाली बात है कि एसपी सिंह आगे क्या करते हैं। और जयदीप रूडी निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, वो अपने अभियान में लगातार जारी। और कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार भी दोस्तों उनको माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से और जिस प्रकार से राज्यसभा के भी ये चुनाव हुए और अशोक गहलोत की बलवान पूनिया के साथ जो नजदीकियां देखी जा रही है दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं ये चर्चा भी क्षेत्र में लगातार जारी है। और ये अंदेशा भी लगाया जा रहा है, शंका भी व्यक्त की जा रही है कि बलवान पूनिया कांग्रेस की टिकट लेकर बादरा में चुनावी ताल ठोक सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा जयदीप रूडी का? क्या जयदीप रूडी निर्दलीय रहकर चुनाव लड़ेंगे? बेशक दोस्तों जयदीप रूडी हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, ये संकेत भी कर चुके हैं। लेकिन क्या कांग्रेस की टिकट अगर बलवान पूनिया को दी जाए तो जयदीप रूडी कहीं टक्कर दे पाएंगे? क्या जयदीप रूडी के लिए फिर एक बार 5 साल इंतजार करो की नीति पर नहीं चलना पड़ेगा? दोस्तों ये कई ऐसे सवाल है, क्योंकि हम बार बार आपको बताते हैं बादरा क्षेत्र में, बादरा की राजनीति में सबसे ज्यादा सर्वाधिक फैक्टर काम करते हैं दोस्तों। और वो फैक्टर बादरा आसपास की छोड़िए, आप हनुमानगढ़ जिला या चूरू जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में इतने फैक्टर काम नहीं करते जितने फैक्टर बादरा की राजनीति में काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ अगर सभी फैक्टरों का हम विस्तार से आकलन करें दोस्तों, आने वाले समय में हम इसको लेकर विस्तार से आपके सामने राजनीतिक समीक्षाओं का दौर आगे चलाएंगे और इसको लेकर विस्तार से बात करेंगे किस नेता के पक्ष में कौन से फैक्टर जा सकते हैं और कौन से नेता को किस फैक्टर से नुकसान हो रहा है। इसको लेकर हम विस्तार से आगे भी बात करेंगे। लेकिन बात करें कांग्रेस की टिकट अगर बलवान पूनिया को दी जाती है तो क्षेत्र में फिर क्या समीकरण हो सकते हैं? दोस्तों बलवान पूनिया को अगर कांग्रेस की टिकट दी जाती है तो माकपा की तरफ से भी एक कैंडिडेट उम्मीदवार एक मैदान में आ सकता है और उसमें नाम बलवान फगेड़िया का सर्वाधिक बड़े स्तर पर चर्चा में है। तो दोस्तों क्या वो बलवान पूनिया को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं? दोस्तों इसके बारे में आशंकाएं हैं, क्योंकि बलवान पूनिया एक ऐसा कद है कि उनके
कोई ग्रुप से निकलकर उनको मात शायद संभवतः ना दे, और दे भी तो दोस्तों वो मात इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि उनको चुनौती दी जा सके। तो उनको अगर चुनौती उनके गुट से नहीं दी जाएगी तो चुनौती फिर उनको कहाँ मिलेगी? क्या बलवान पूनिया एक बार फिर विधानसभा में जाने की यहाँ से कवायद रच रहे हैं? क्या ऐसी मंशा है, और क्या ऐसी मंशाओं को पर लगेंगे भादरा विधानसभा में? दोस्तों ये बड़ा सवाल है। और इसमें अगर हम बात करें विस्तार से तो दोस्तों संजीव बेनीवाल एक बहुत बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी की। टिकट अगर आसानी के साथ उनको मिलती है जैसी कि दिखाई दे रही है तो दोस्तों बहुत बड़ा चेहरा है। और बलवान पूनिया के लिए ये राह आसान नहीं है, बहुत मुश्किल ये राह बलवान पूनिया के लिए फिर से विधानसभा की होने वाली है। बहुत पथरीली हो चुकी है ये राहें, और बहुत कांटे बलवान पूनिया की राहों में विधानसभा के मार्ग में बीत चुके हैं दोस्तों। लेकिन ये जरूर समझा और माना जा सकता है कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत उनके बेहद नजदीकी हैं, और कांग्रेस की टिकट भी आसानी के साथ वो पा सकते हैं। लेकिन आसानी के साथ विधानसभा में वो चले जाए, इसको लेकर भादरा में बहुत फैक्टर उनके मार्ग में दोस्तों अवरोधक बनकर खड़े हैं, जो कि बहुत बड़े बैरियर है। उनको कैसे पार किया जाएगा और आगे की राजनीति क्या होगी, इसके ऊपर विस्तार से हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे दोस्तों। इसके साथ ही आज हम जिस विषय पर बात करने वाले थे दोस्तों वो केंद्र सरकार की एक नई 14 जून को अभी परसों ही एक स्कीम, एक ऐसी योजना केंद्र सरकार की आई है जिसको नाम दिया गया है अग्निपथ। और अग्निपथ के माध्यम से जिन नौजवानों की सेना में भर्ती होगी उनको 4 वर्ष के बाद जब रिटायरमेंट दिया जाएगा, मात्र 4 वर्ष के बाद, तो उनको अग्निवीर के रूप में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र उसके दम पर किसी भी प्राइवेट कंपनी में वो जॉब पाने में उनमें प्राथमिकता भी रहेगी, और खुद का व्यवसाय करने के लायक उनके पास 12 लाख के करीब रुपए भी होंगे, और जो तनख्वाह है वो उनको नियमित 4 साल की मिलती ही रहेगी, और पेंशन कोई नहीं मिलेगी। दोस्तों इस प्रकार की स्कीम लेकर आए हैं एक प्रकार से बेरोजगारी को भी दूर करने। दोस्तों भारत बहुत विशाल देश है, और उसमें सभी बेरोजगारों को रोजगार देना, सरकारी नौकरी देना कहीं भी पॉसिबल नहीं है, किसी भी देश में पॉसिबल नहीं है। दुनिया में 200 देश है, लेकिन इन सभी देशों में भी ऐसा संभव नहीं है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन एक देश का मैं जिक्र करना चाहूंगा दोस्तों, विशेष तौर से पूरे विश्व में उस देश का सैन्य दृष्टि से पूरी दुनिया लोहा मानती है, उस देश का नाम है इजराइल। और दोस्तों इजराइल का भी भारत ने जब ये योजना लागू की है तो इजराइल का भी इसमें बारीकी से अध्ययन किया गया है। और दोस्तों रूस और ब्राजील भी इसमें शामिल है, और साउथ कोरिया भी शामिल है। इनकी सैन्य ताकतों का जो पूरा अध्ययन किया गया है विशेषज्ञों द्वारा, कई साल इनकी विवेचना की गई है। और दोस्तों इजराइल ऐसा देश है जिस देश में प्रत्येक घर में सैनिक ट्रेनिंग अनिवार्य है दोस्तों। और मैं अगर आपको बताऊं कि पूरे विश्व में अगर कोई देशभक्त लोगों का देश है तो वो इजराइल है दोस्तों। उनकी एक एक लोगों की देशभक्ति देखते ही बनती है, और वो अपने देश के प्रति समर्पित दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारे देश में तो कोई सैनिक दोस्तों स्ट्राइक होती है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में हुई, तो उसका भी बड़े पैमाने पर विरोध भारत में देखा गया है। तो दोस्तों ऐसा इजराइल में नहीं है, और इजराइल में प्रत्येक घर में हर एक युवा की सैनिक ट्रेनिंग होती है, और उसमें हर एक घर से एक सैनिक में जो सेना में है वो भर्ती होता है युवा। दोस्तों ये अनिवार्य है। लेकिन अगर किसी परिवार में 3 भाई है तो तीनों की सैनिक ट्रेनिंग तो अनिवार्य है, लेकिन एक को सेना में भर्ती होना भी अनिवार्य है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं दोस्तों। ऐसे देशों की बारीकी से समीक्षा की गई है, और भारत सरकार ने जो ये योजना दोस्तों लागू की है 14 जून से, इसके बारे में विस्तार से युवाओं को बताना चाहूंगा। देश में इसको लेकर विरोध भी मुखर हो चला है दोस्तों, विशेषकर बिहार में इसका विरोध किया जा रहा है। और विरोध जो युवा कर रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उनका विरोध जायज है। उनका कहना है कि हम कड़ी मेहनत करते हैं सेना में आने के लिए, और
पसीना बहाते हैं और सुबह जल्दी उठकर देर शाम को भी ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद में हमें काफी मशक्कत के बाद, काफी खर्चा करने के बाद में सेना में भर्ती होने का अवसर मिलता है, और उसमें अगर 4 वर्ष की नौकरी हो तो ये कैसी व्यवस्थाएं हैं दोस्तों। उनका कहना जायज है, लेकिन मैं फिर आपको बताऊं कि इस विशाल देश में हर किसी रोजगार को रोजगार देने की दोस्तों व्यवस्था कतई नहीं हो सकती। लेकिन जितने भी सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उनकी मंशा को समझना होगा। सरकार की जो योजना है उसके पीछे सरकार की जो भावना है उस भावना को भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। 6 माह की ट्रेनिंग इसमें होगी और 4 वर्ष सेना में रहकर सेवा की जा सकेगी। इसके अलावा बगैर पेंशन के सैनिक लगभग 12 लाख रुपए लेकर लौटेंगे, और लौटेंगे तो उस वक्त उस युवक की उम्र जो है वो 25 वर्ष के करीब होगी। तो दोस्तों कहीं भी वो नौकरी भी पा सकता है, कहीं भी वो अपना खुद का व्यवसाय भी कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों अन्य किसी भी सेवा में, और एक प्रकार से असम राइफल्स सुरक्षा सशस्त्र बल जो सुरक्षा है बलों की भर्ती है दोस्तों, उसमें भी उसकी प्राथमिकताएं रहेगी और वहां भी वो दोबारा फार्म भर के नौकरी पा सकता है। और 25 वर्ष की उम्र में दोस्तों बेहद युवा और अच्छा दिमाग काम करने वाला, और दोस्तों अपनी योजना, अपने भविष्य की योजना आत्मनिर्भर बनकर उभरेगा। और दोस्तों मैं एक चीज आपको और बताऊं तो देशभक्ति की भावना का संचार भी उस युवा में होगा, और फिजिकल फिट वो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि पूर्व में भी तैयारी की है और उसके बाद में 6 माह सेना की भी ट्रेनिंग हुई है। इसके अलावा आपराधिक प्रवृत्ति से दूर रहेगा, इस देश का सच्चा नागरिक बनकर और इस देश का देशभक्त बनकर वो रहेगा, और आत्मनिर्भरता भी उस युवक में जरूर आएगी। तो दोस्तों इनमें 75% जो युवा भर्ती होंगे उनको 4 वर्ष में छुट्टी दे दी जाएगी। वो अपना काम किसी दूसरे काम में कर सकते हैं, कोई दूसरी नौकरी वगैरह पा सकते हैं। लेकिन 75% को छुट्टी देकर 25% जो युवा होंगे जिनकी भर्ती इसमें अग्निपथ के माध्यम से की गई है, वो सेना का स्थायी अंग बन सकते हैं और बनेंगे। और उनमें ये छंटनी करके दोस्तों जो सेना में उपयुक्त जवान होगा उनको ही उस 25% में शामिल करके सेना में रखा जाएगा, और उनकी जो सेवा है वो अन्य सैनिकों की तरह ही रहेगी। और लगभग दोस्तों मैं आपको बताऊं तो डूअर ऑफ ड्यूटी DOT के नाम से अग्निपथ की ये सेवाएं जो है वो शुरू की गई है। तो इसमें दोस्तों हमने आपको देशों के बारे में बताया और काफी इसमें अध्ययन किया है सरकार ने, और अध्ययन करने के बाद में विशेषज्ञों की राय के बाद में और लगभग 2 वर्ष तक सेना के तीनों अंगों के अधिकारियों से भी इसमें चर्चा की गई है। और इसके अलावा मानव संसाधन विशेषज्ञों से भी चर्चा इसमें की गई है, और दुनिया के अन्य देशों की स्थितियों पर भी इसमें चर्चा के बाद में यह डिसीजन भारत सरकार द्वारा लिया गया है। और सेना में गैर अधिकारी भर्तियों के लिए डूअर ऑफ ड्यूटी इसका नाम जो है वो ये प्रारंभ दोस्तों की गई है। और भारत का रक्षा बजट में आपको बताऊं तो दोस्तों इसमें जो पॉसिबल जो है वो 25% युवाओं को सैन्य बल का हिस्सा बनाने की, और हर वर्ष दोस्तों लगभग 50,000 सैनिक तीनों ही सेनाओं के भागों में जो है भर्तियां हर वर्ष होगी। तो ये भी इसका फायदा मिलने जा रहा है। और दोस्तों भारत का रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ वर्तमान में है दोस्तों। ये धीरे धीरे बढ़ते क्रम में भी है और आगे बढ़ने की पूरी संभावना भी है। और इसमें पेंशन में तो दोस्तों 1.20 लाख करोड़ चला जाता है मात्र पेंशन देने में, जो कि आर्मी के जवान भर्ती होते हैं। तो आधुनिकीकरण के जो कार्य सेना में थे वो लंबे समय से लंबित थे, और ऐसे कार्यक्रम जो थे आधुनिकीकरण के वो बाधित भी हो रहे थे। उसको लेकर सेना में ये एक नई पहल की गई है दोस्तों, इसका स्वागत होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं क्रम वाइज कि किस प्रकार से उनको सैलरी मिलने वाली है और कितनी कटौती होगी। तो दोस्तों 17 वर्ष 6 माह से 21 वर्ष की अवधि में ये युवा जो है सेना का अंग बनेंगे और लगभग 4 साल सेवा करेंगे। 25 वर्ष बाद रिटायर होकर अपने घर जाएंगे और 12 लाख रुपए लेकर जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो
पहले की तरह ही फिजिबल टेस्ट इसमें होगा। योग्यता सीनियर सेकेंडरी की ही रहेगी। सेवा अवधि 4 वर्ष की और प्रशिक्षण 6 माह का इसमें निर्धारित है। और 48 लाख का बीमा भी इसमें दोस्तों मिलेगा। अगर रिस्क कवर होता है तो 48 लाख का बीमा भी इसमें मिलेगा। वेतन इसमें क्या होगी ये देखने वाली बात है। 30,000 की प्रथम वेतन दोस्तों होगी, जिसमें 9,000 रुपए कटौती होगी और 21,000 रुपए हर महीने 1 वर्ष के लिए मिलेगा। ये प्रथम वर्ष का वेतन है। और द्वितीय वर्ष में, दूसरे वर्ष में 33,000 का वेतन मिलेगा, जिसमें 10,000 की माफ कीजिएगा कटौती होगी और 33,000 मिलेगा। और दूसरे माह में 10,000 की कटौती होगी और 23,000 रुपए हर माह उस जवान को जो है वो सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा। इसके अलावा तीसरे वर्ष का अध्ययन करें तो 36,000 की सैलरी होगी, लेकिन इसमें कटौती होगी 11,000 की और 25,000 रुपए उसको नियमित रूप से हर माह मिल सकेंगे। लेकिन चौथे वर्ष में उनकी सैलरी जो है वो 40 लाख हो जाएगी और कटौती जो है वो 12,000 होगी। तो 28,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी चौथे वर्ष में। और उसके बाद में जब साल खत्म होगा तो दोस्तों वो रिटायरमेंट होकर उसको 12 लाख समथिंग मिलेंगे। 11,71,000 रुपए करीब ये बनते हैं। तो वो लेकर वो जवान जो है वो घर आएगा और 75% जवान ही वापस घर आएंगे। 25% को सेना का अंग स्थायी रूप से बना दिया जाएगा और तीनों सेनाओं में 50,000 करीब प्रति वर्ष की भर्तियां होगी। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो वो किसी भी कंपनी में जॉब पा सकते हैं। जॉब पाना मुश्किल है ये हम मानते हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से विरोध हो रहा है युवाओं को दोस्तों, हमने बताया उनका विरोध कहीं ना कहीं जायज भी है। वो कड़ी मेहनत करके दोस्तों सेना में भर्ती होते हैं और 4 वर्ष के लिए, तो ये उनका विरोध है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है दोस्तों, विरोध करने का चलन बढ़ चुका है सरकार की किसी भी नीतियों का विपक्षी पार्टियों द्वारा, चाहे वो स्टेट हो या फिर केंद्र सरकार हो। और उसी प्रकार से अब इसका विरोध भी देखा जा रहा है। तो दोस्तों इसके विरोध में नहीं फंसकर युवाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आज की समीक्षा इतनी। अब आज 16 जून को क्या विशेष दिवस है दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो 1950 में बॉलीवुड के डिस्को डांसर कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती का आज जन्म दिवस है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों आज के दिन मनाया जाता है। और युवा दिवस भी मनाया जाता है, वो कि दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत हुई थी इसकी। और दक्षिण अफ्रीका में आज के दिन को शिशु दिवस या बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। इसके साथ ही अगर मंडियों के भाव मैं आपको आज बताऊं तो रावतसर मंडी में सरसों 6400 रुपए प्रति कुंटल, मोट के भाव 7,000 रुपए, जबकि मूंग के भाव 5300, गेहूं के भाव 2100 रुपए, चना 4535, ग्वार के भाव 5400 रुपए प्रति कुंटल, जौ के भाव 2739, मेथी के भाव 5300, अरंडी के भाव 6800 रुपए, रायसी नगर मंडी में जौ के भाव 2734 रुपए, गेहूं के भाव 2,065 रुपए और सरसों के भाव 6520 रुपए, ग्वार के भाव 5350 रुपए, जबकि चना के भाव 4696 रुपए प्रति कुंटल रहे। और नौर मंडी में दोस्तों ग्वार के भाव 5453 और चना के भाव 4684 रुपए, सरसों के भाव 6580, गेहूं के भाव 2,029 रुपए, बाजरा के भाव 2225 रुपए, जौ के भाव 2800, अरंडी के भाव 7310 रुपए प्रति कुंटल रहे। इलाहाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 11,800, ग्वार के भाव 5270, सरसों के भाव 6632, चना के भाव 4600, जौ के भाव 2560, गेहूं के भाव 2,000, अरंडी के भाव 6800 रुपए प्रति कुंटल है। जबकि संगरिया मंडी में जौ 2800 रुपए, गेहूं 2,040, ग्वार 5457, सरसों के भाव 6536 और चना के भाव 4590 रुपए प्रति कुंटल रहे। और सरसों के भाव सरसा मंडी में नरमा के भाव 12,250 और सरसों के भाव 6500, ग्वार के भाव 5280, गेहूं के भाव 2,020। आदमपुर मंडी आज की अंतिम मंडी में नरमा 12,175 रुपए प्रति कुंटल, जबकि सरसों के भाव 6589 और ग्वार के भाव 5471 रुपए प्रति कुंटल रहे दोस्तों। जबकि आज का
मौसम का मिजाज मैं आपको बताऊं तो 16 जून को 41 से 43 डिग्री ही टेम्परेचर आज रहा। गर्मी से निजात मिली, लेकिन उमस का वातावरण जरूर जारी रहा। और आज बादल 40-50% आसमान में छाए रहे और परिवर्तनशील मेघ भी आप देख रहे होंगे। रात्रि को भी बरसात का अनुमान है और 2.4 mm बरसात की उम्मीद की जा रही है मौसम विभाग द्वारा आज रात्रि को। और कल भी बरसात होने वाली है दोस्तों, 0.3 mm बरसात। तो ये प्री मानसून की, मानसून से पूर्व की जो बरसात है वो अब होने जा रही है। और दोस्तों जल्द ही आपको बरसात के साथ मौसम में निजात मिलेगी। और कल मौसम का मिजाज आपको बताऊं तो अधिकतम दोस्तों 39 डिग्री ही टेम्परेचर रहेगा, अर्थात कल काफी अच्छा मौसम रहने की उम्मीद है। 32 से 37 डिग्री सुबह और 38 से 39 डिग्री दोपहर को मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा। 34 से 37 डिग्री कल दोपहर को रहेगा और 14 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, जबकि रात्रि को 33 से 35 डिग्री और 55 से 60% बादल छाए रहेंगे। तो बरसात की संभावनाएं आज रात्रि को भी है, कल भी है। और कल भी दोस्तों राजगढ़ आदि आसपास क्षेत्रों में अच्छी खासी भी बारिश हुई, कई जगह बूंदाबांदी भी हुई। हमारे भादरा क्षेत्र में भी आज बूंदाबांदी भी हो सकती है और अच्छी खासी बरसात भी हो सकती है, जबकि 2.4 mm बरसात की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। तो दोस्तों आज के इस 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।